भक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। मेवाड़ की सेना में आपका स्वागत है। सेनापति कुंवर प्रताप, सेनापति कुंवर प्रताप की, सेनापति कुंवर प्रताप की, सेनापति कुंवर प्रताप की, सेनापति कुंवर प्रताप की। जय क्वीन जी की, जय मेवाड़। वीरों के साहस की जो हुंकार प्रताप है, जिसकी प्रताप है। फेंक दो इन चारों की लाशें उस जंगल में, फेंक दो। सड़ने दो वहां, खाने दो चील कबूतर और गिद्धों को, फेंको। चार चार हथियार बंद घुड़सवार फौज के सिपाही, चार चार एक मासूम बच्चे के हाथों हार जाते हैं, मारे जाते हैं। कोई हक नहीं है इन्हें कायदे के साथ दफन होने का, कोई हक नहीं है। ले जाओ इन्हें, करो हमारी नजरों से दूर, ले जाओ, ले जाओ। हुजूर आला का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, आपकी दुआ से हमने अपने साथ एक ऐसे शख्स को मिला लिया है जो हमें भीलों के करीब बहुत जल्द पहुंचा देगा। कौन है? हुजूर, उसका नाम नत्था है। हमें किसी का नाम जानने में दिलचस्पी नहीं है। हुजूर, हमने ये उड़ती उड़ती खबर सुनी है, ये जो नत्था है ये भीलों के सरदार राणा खेता के बहुत करीब है। बुलाओ उसे। हमारे पूर्वजों की ये तलवार भील सरदार को आप सम्मान पूर्वक भेंट कीजिए। बापा रावल की ये तलवार उन्हें हमारे साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की प्रेरणा देगी। अपना ध्यान रखिए। रानी माँ, हमने आपके सभी विशिष्ट दासियों को निर्देश दे दिया है कि जब तक हम लौटकर नहीं आ जाते वे आपके खाने पीने विश्राम सभी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि अब आपने व्रत उपवास आदि किसी के भी नाम पर भोजन नहीं किया तो जान लीजिएगा रानी माँ, हमें पता चल जाएगा। देख रहे हैं राणा जी, आपने इन्हें सेना में क्या सम्मिलित किया, ये तो हम पर ही गुप्तचर बिठाने लगे। जयवंता भाई जी, ये सब इन्होंने हमारी अनुमति से किया। कुंवर प्रताप, अब हमें चलना चाहिए। रावत जी सैनिकों के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलते हैं मंजली माँ, चलते हैं छोटी माँ। आज्ञा दीजिए रानी माँ। ये लीजिए जयवंता भाई जी, संदेश, किंतु ये आप हमारे जाने के बाद पढ़िएगा। चलते हैं। जीजा, जीजा, आज आप मेवाड़ की सबसे भाग्यशाली राजपूतानी बन गई। आपने एक साथ अपने पति और पुत्र का युद्ध तिलक किया है। हाँ सच्चा बहन, भाग्यशाली तो हम हैं।
की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। नत्था जी, आइए 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 नत्था जी, आइए आइए, खुशामदीद खुशामदीद। वाह 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 वाह। नत्था जी, आपने यहाँ आने की जो जहमत की है उसके एवज में हम आपको एक छोटा सा नजराना पेश करना चाहते हैं। कबूल फरमाइए। ये वाह वाह। हम भील हैं बहराम खान जी, हमें इतनी सरलता से कोई नहीं खरीद सकता। अरे कमाल है, आसानी से कहा नत्था जी, आसानी से कहा। ये जो आपकी इज्जत अफजाई में हमने आपको सोने की अशरफियों का जो हार पहनाया है, इसकी एक एक अशरफी खास तौर से आपके लिए डाली गई है। और अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो इसकी एक अशरफी से आपकी साल भर की रसद का इंतजाम हो सकता है। और तो और, हमने आपके सभी साथी भीलों के लिए ऐसे अशरफियों के हार तैयार रखे हैं। बस आपकी दोस्ती का हाथ हमारी तरफ बढ़ जाए। ठीक है बहराम खान जी, मैं आपको अपने सरदार से मिलवा देता हूँ, लेकिन आप जो चाहते हैं वो सरदार देगा ही। मैं ऐसा कोई वचन नहीं दे सकता। अरे नत्था जी, आप दोस्ती का मौका तो दिलवाइए, आगे अल्लाह मालिक है। वाह रावत जी वाह, अति उत्तम योजना बनाई है आपने। इससे पहले कि बूंदी सेना को पता चले, हम उन्हें घेर कर उन पर आक्रमण कर सकते हैं। बहुत अच्छे, इससे इस युद्ध में हमारी स्थिति उनसे अच्छी रहेगी। किंतु राणा जी, हमारी इस योजना में एक समस्या है। कैसी समस्या रावत जी? फौजीराज, समस्या ये है कि इस योजना के अनुसार बूंदी को चारों ओर से घेरने के लिए पर्याप्त सैन्य बल नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारा आधा सैन्य बल आपके साथ भीलों की ओर चला जाएगा। तो ठीक है रावत जी, हम कोई दूसरी योजना बनाते हैं। दूसरी योजना क्यों दाजीराज? ये योजना ठीक तो है। किंतु बाबूजीराज, अपेक्षित संख्या में सैनिकों की नियुक्ति करना, फिर उन सभी सैनिकों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना, इस सभी प्रक्रिया में बहुत समय निकल जाएगा। इसकी आवश्यकता ही कहाँ है रावत जी? आप कहना क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? हम ठीक कह रहे हैं दाजीराज, भीलों के पास जाने के लिए हमें सैनिकों की आवश्यकता नहीं है। घुमेरू, चित्तौड़ से अब तक कोई समाचार क्यों नहीं आया? चित्तौड़ के किले में कोई गतिविधियां क्यों नहीं हो रही है? और यदि हो रही है, इस बात के समाचार भी हम तक क्यों नहीं पहुंच रहे? हमारे सामान्य ज्ञान अनुसार अब तक तो चित्तौड़ दुर्ग के चारों ओर सैनिकों को तैनात हो जाना चाहिए था। बात क्या है घुमेरू? चिंता मत कीजिए हुकुम, अभी हमारे गुप्तचर चित्तौड़ की पूरी युद्ध योजना का समाचार लाकर हमें दे देंगे। चिंतित तो अब राणा उदय सिंह और कुंवर प्रताप को होना पड़ेगा, क्योंकि राव सुरतन का असली रूप दोनों ने अभी तक देखा ही नहीं। जब हम सब ये जानते हैं कि भीलों को हम अपनी शक्ति से नहीं जीत सकते, मात्र मैत्री संधि की एक सफल मंत्रणा ही उनको मुगलों के विरुद्ध यानी हमारे साथ ला सकती है राजीराज, फिर क्यों आप हमारे साथ आधी सेना भेज रहे हैं? इसलिए कुंवर प्रताप, यदि मैत्री वार्ता हमारी आशा के अनुरूप नहीं गई और बात बीच में ही बिगड़ गई, तो आप गहरे संकट में फंस सकते हैं। राजीराज, आप ये भी तो समझने का प्रयास कीजिए कि यदि हम भीलों के पास अपनी सेना लेकर गए तो वे हमें अन्यथा भी ले सकते हैं। क्या पता फिर वे हमारे उद्देश्य को ही अपने विरुद्ध समझ ले, यानी कि मैत्री वार्ता आरंभ होने से पहले ही युद्ध छिड़ जाएगा उनके साथ।
ताजीराज। आपने हमें अपना विश्वस्त मैत्री दूत नियुक्त किया है, तो इस दूत की समझ पर विश्वास कीजिए, हमारी क्षमता पर विश्वास कीजिए ताजीराज, अपने चुनाव पर विश्वास कीजिए। कुंवर प्रताप, आप हमारे पुत्र हैं, इसलिए हम आपको भीलों के पास अकेले जाने का विरोध नहीं कर रहे। आपके स्थान पर यदि कोई और सेना नायक होता तब भी हम उसकी सुरक्षा की ऐसी ही चिंता करते। हमारे लिए हमारे हर सैनिक का जीवन हमारे अभियान से कम प्रिय नहीं। कुंवर प्रताप अकेले नहीं जाएंगे, राणा जी हम जाएंगे उनके साथ। गुरु, हम आगे नहीं राणा जी। जय एकलिंग जी। आइए आचार्य जी। प्रणाम गुरु। विजय भाव। राणा जी, कुंवर प्रताप उचित कह रहे हैं, आप अपना पूरा ध्यान बूंदी पर आक्रमण के लिए लगाएं और इन भीलों को आप हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। किंतु आचार्य जी, आज तक आपने किसी राजनीति में भाग नहीं लिया, फिर आपने उचित कहा राणा जी, किंतु हमारे प्रिय शिष्य कुंवर प्रताप के स्नेह ने हमारे मन, हमारे हृदय को मेवाड़ की गतिविधियों से इस प्रकार जोड़ दिया, यदि मेवाड़ पे कोई समस्या आए तो हम अपने आश्रम में हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते। ठीक है आचार्य जी, जैसा आप गुरु शिष्य उचित समझे, हमें कोई आपत्ति नहीं। क्यों रावत जी? तुरंत कक्ष खाली कर दो। जयवंताबाई जी, आप ही मेवाड़ की पाटवी महारानी हैं, इसलिए आप पर पूरा विश्वास करके हम एक बहुत ही गुप्त और संकट भरा उत्तरदायित्व आपके ऊपर सौंप रहे हैं। आपके साथ इस संदेश से हम अपनी वो गुप्त सूचना बांट रहे हैं जो आपके अतिरिक्त हमने किसी और के साथ नहीं बांटी। जयवंताबाई जी, हम एक बहुत ही कठिन युद्ध लड़ने जा रहे हैं, एक ऐसा युद्ध जिसमें हमारे सामने दो शत्रु, बूंदी भी और मुगल। इन दोनों शत्रुओं की सेनाओं के सामने मेवाड़ के पास जो सेना है वो अपर्याप्त है, फिर भी हम अपनी पूरी क्षमता के साथ युद्ध लड़ेंगे। संभव है युद्ध का निर्णय हमारे प्रतिकूल जाए, संभव है आपके हमारे बीच ये अंतिम संवाद। हम चाहते हैं कि आप अपने साथ सभी रानियों को साधारण वेशभूषा में अपनी राजकीय पहचान छिपाते हुए जितना शीघ्र हो सके राजमहल से निकल जाएं। जिस समय आप हमारा ये पत्र पढ़ रही होंगी, एक गाड़ी हमारे महल की गुप्त सुरंग के मुहाने मेवाड़ के राजकोष के साथ आपको तैयार खड़ी मिलेगी, जिसके साथ हमारे कुछ चुने हुए विश्वस्त सैनिक होंगे जो आपको बिजोलिया ले जाएंगे। इस समय वही आप सबके लिए सुरक्षित स्थान रहेगा। आपको तो पता ही, बिजोलिया में राव ममरक हैं जो मेवाड़ के सामंत। जब तक मेवाड़ का बूंदी और मुगलों के साथ तनाव समाप्त नहीं हो जाता, हमारी सभी रानियां आपके साथ बिजोलिया में ही रहेंगी। हमारा निवेदन है कि इस संकट काल में आप सब जितना हो सके छिपकर ऐसे रहें कि किसी को आपके वहां होने का आभास ना हो। बैरम खान जी, आपके बातों से क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे कि आप मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कुछ ज्यादा ही आतुर हैं। कारण पूछ सकता हूं? मेवाड़ के साथ हमारे कुछ ऐसे हिसाब बाकी हैं जिन्हें जब तक हम पूरा नहीं करेंगे हमारी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। सुंदरियों, जब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम युद्ध में जा रहे हैं। पता नहीं युद्ध से हम लौट कर वापस आएंगे भी या नहीं।
हमारे गुप्तचरों ने अभी अभी समाचार दिए हैं कि हम चित्तौड़ पहुंचे उससे पहले ही उदय सिंह बूंदी को चारों तरफ से घेरने की योजना बना रहे हैं। उदय सिंह यदि ये सपना देखना चाहते हैं तो उन्हें देखने दीजिए। अब तुरंत हमारी सेना को तैयार कीजिए और इससे पूर्व कि उदय सिंह हम पर आक्रमण करे, हम चित्तौड़ पर आक्रमण करेंगे। हम अपना महल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे जीजा। हमें पहला ऐसा किसी ने नहीं कहा। हम भी रानी है मेवाड़ की। अजीत भाई जी, युद्ध का समय चल रहा है और ऐसी आपात स्थिति में हमें अपने से पद में ज्येष्ठ और वरिष्ठ का आदेश बिना विवाद मानना चाहिए। और वैसे भी जीजा मेवाड़ की 5वीं महारानी है, उनका आदेश तो महल में सबको मानना पड़ेगा। ना हम छोटे बड़े पद से डरेंगे, ना महारानी के नाम पर, और ना ही जीजा की हर मूर्खतापूर्ण बात को मानेंगे। हम अपना महल छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। गिरजाया जी, धीर बाई जी को मृत्यु दंड देने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। क्या कहा आपने? सुना सज्जा जीजा, क्या कहा इन्होंने? आप ऐसा नहीं कर सकती हैं जीजा। हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि राज आज्ञा की अवहेलना राजद्रोह माना जाता है। आपका इस समय हमारी बात ना मानना राजद्रोह की श्रेणी में आता है, जिसके लिए दंड मृत्यु दंड ही है। ठीक है जीजा, चलते हैं। कुंवर प्रताप, हमें विश्वास है कि आपको इस बात का आभास होगा कि जो हम करने जा रहे हैं उसका विपरीत प्रतिफल भी हो सकता है। हम जानते हैं गुरुवर, फिर भी हमें ये संतोष तो रहेगा कृष्णा की मृत्यु का बदला लेने के लिए हम जो कुछ कर सकते थे हमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। सुभान अल्लाह, लगता है हम लोग मेवाड़ हासिल करने से पहले की अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच चुके हैं नाथा जी। सावधान रहना होगा कुंवर प्रताप, यहाँ से भीलों का क्षेत्र आरंभ होता है। जी गुरुवर। बैराम खान जी, अब यहाँ से आगे आपकी टुकड़ी को चलने की अनुमति नहीं है। यदि आप चाहें तो अपने टुकड़ी से सिर्फ एक व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकते हैं। चलिए। रानी साहब, कुंवर जगमाल को हमें दीजिए, कम से कम आपको चलने में सुविधा तो होगी। नहीं कोकोया जी, हमारे पुत्र को हमारे पास ही रहने दीजिए, वरना आजकल जिसके हाथ में सत्ता आई है वो हमारे पुत्र को समाप्त न करते। समय ही कुछ ऐसा चल रहा है, कोई कुछ भी कर सकता है।
बैरम खान, कुंवर प्रताप, आप दोनों का हमारे जंगल में स्वागत है। बागियों के लिए क्या सजा होती है सूरतन सिंह जी? मृत्यु दंड। हमें क्षमा कर दीजिए पुत्र। ये तो मात्र चाल है बैरम खान। अब तुम्हारी पूरी सेना को समाप्त कर देंगे हम। तुम्हारी बहन को तो हमने तुमसे छीन लिया और अब तुम्हारी माँ को तुमसे छीनने आ रहे हैं हम। जब हमारे जंगल में बाहर से लोग आते हैं तो उन्हें न केवल अपने हथियार छोड़ने पड़ते हैं, उनको अपनी व्यक्तिगत शत्रुता और मित्रता हमारे भरोसे छोड़नी पड़ती है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जंगल में बाहर से कोई भी आए, चाहे वो जो भी हो, उससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इससे पहले कि हम काम की बात में लग जाएं, हम आपका स्वागत सत्कार करना चाहते हैं। हम भील भी अपने अतिथि का सम्मान करना जानते हैं। आइए। कुंवर प्रताप, आप भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए। राणा खेता जी, यदि आपको आपत्ति ना हो तो क्या हम वहां नीचे आपके लोगों के साथ बैठ सकते हैं? धन्यवाद। आइए गुरुवर। ये किस चीज से बनी है? ऐसी रोटी तो हमने कभी खाई नहीं है। माफ कीजिएगा राणा खेता, हम ये रोटी नहीं खा सकेंगे। आओ कुंवर प्रताप, ये हमारे जंगल के घास की बनाई हुई रोटी है। आओ। कुंवर प्रताप को तो ये बहुत पसंद है। अनेकों बार इन्होंने गुरुकुल में विशेष रूप से रोटी अपने लिए बनवाई है ना प्रताप? हाँ। राणा खेता, सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, अगर आपने मेवाड़ के खिलाफ मुगलों के साथ हाथ मिलाया तो हम वादा करते हैं कि आपको इतना सारा सोना देंगे, इतना सारा सोना देंगे कि आपको कभी ये घास की रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी आपको फिक्र करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं राणा खेता जी, ऐसा करना आपके लिए अपने आदर्शों के विरुद्ध होगा। आप चाहे तो तटस्थ रहे, किंतु जब प्रश्न मातृभूमि की रक्षा का आएगा तब आपको भी अपना परम घातक देशभक्ति वाला रंग दिखाना ही पड़ेगा। ये लोग पहले मित्रता के नाम पर अपना हाथ बढ़ाएंगे, किंतु यहाँ जम जाने के बाद ये हमें अपने अनुसार जीने के रंग ढंग सिखाना आरंभ कर देंगे। फिर ये हमारी संस्कृति को अपमानित करेंगे, हमारी जीवन शैली पर आक्रमण करेंगे और विशेष रूप से ये जो आपके सामने है, ये व्यक्ति तो एक योद्धा कहलाने के योग भी नहीं है। प्रताप!
ये एक दास्यु है, एक हत्यारा है ये। प्रताप! बैरम खान! बस! अब अगर तुम दोनों में से किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो टांगे काट दूंगा तुम्हारी। और एक बात तुम दोनों ध्यान से सुन लो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा यहां पर, ना राजपूत और ना मुगल। ये मेरा जंगल है, यहां पर जितना मैं बोलूंगा उतना ही चलोगे तुम दोनों। अपनी अपनी तलवारें अपनी मयान में डालो, डालो। कुंवर प्रताप, ये हमें इतना सोना दे रहे हैं कि हमारे लोगों ने कभी एक साथ देखा तक नहीं होगा। और तुम क्या दे रहे हो? मतलब भाषण के अतिरिक्त अभी अभी जो तुमने हमारे सामने झाड़ा है। तुम छोटे हो अभी उम्र में, पर इतना तो समझते होगे कि तुम्हारे वंश ने कभी हमें अपना नहीं समझा, हमेशा बाहर वाला समझा है, हमारा तिरस्कार किया है। हमारी बार बार चेतावनी देने के बाद भी हमारी सीमाओं में प्रवेश किया है। सच कहूं तो तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। राणा खेता जी, आप इस तलवार को भली भांति पहचानते होंगे, नहीं? बप्पा रावल की तलवार? जी हाँ, ये हमारे पूर्वज बापा रावल जी की ही तलवार है, जिन्होंने आपके पूर्वजों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपके पूर्वजों ने अरबियों को खदेड़ने के लिए युद्ध किया था। ये उन्हीं की तलवार है। राणा खेता जी, आपको उन्हीं बापा रावल जी की सौगंध, आप इन मुगलों से हाथ मत मिलाइए। हमने अपने दाता से इस पूजनीय तलवार और बप्पा रावल की बहादुरी की कई कहानियां सुनी हैं। ये क्या कर रहे हैं आप राणा खेता? इस लड़के की फिजूल बातों में आकर आप हमारे इतने सारे सोने के आगे इसे अहमियत दे रहे हैं, इस सड़ी गली तलवार को। बैरम खान, इस पूजनीय तलवार के लिए जो अपशब्द तुमने कहे हैं, इससे पता चलता है कि तुम मुगल सचमुच हृदयहीन और बर्बर हो। हम अवश्य जानते थे राणा खेता जी, आप हमारा ही साथ देंगे। हम आपके बहुत आभारी हैं। नहीं प्रताप, हम तुम्हारी सेना में सम्मिलित नहीं हो सकते। इस तलवार के प्रति हमारे मन में कितना भी सम्मान क्यों ना हो, परंतु वर्तमान परिस्थिति की सच्चाई हम झुटला नहीं सकते। इसका मतलब है राणा खेता कि
आप हमारी फौज का साथ दे रहे हैं, है ना? नहीं बैरम खान, हम तुम्हारा साथ देकर इस पूजनीय तलवार का अपमान नहीं कर सकते, परंतु हमारे जंगल से तुम जहां भी जाना चाहो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। कुंवर प्रताप, मैं तुम्हारे लिए इतना तो अवश्य ही कर सकता हूं कि मैं बैरम खान का साथ ना दूं, परंतु इससे अधिक उपेक्षा मुझसे मत रखना, क्योंकि तुम्हारा युद्ध है, तुम्हारी लड़ाई है, हमारी नहीं। और यदि मेवाड़ को अपनी स्वतंत्रता से इतना ही प्रेम है तो अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए मेवाड़ को रास्ता स्वयं ढूंढना होगा। हमारे वीर सैनिकों, एक बात समझनी है आप सबको। जी हुकुम। ये बात हम समझाएं या आप समझ जाएंगे? हम समझाएंगे। आपको हर समय हमें घेर के रखना होगा, समझ गए? और एक बात, हम राजा हैं आपके, ये बात मत भूलिएगा। और ये भी मत भूलिएगा कि आपका प्रथम कर्तव्य है कि आप हर समय हमारी सुरक्षा प्रथम करें। यदि युद्ध में परिस्थिति कठिन हो जाए एवं विपरीत हो जाए और यदि हम आपको आदेश दे कि पीछे हट कीजिए तो आप क्या करेंगे? हाँ, परंतु उससे पूर्व क्या करेंगे आप? उससे पूर्व आप हमें सुरक्षित घेरे में लेकर हमें बूंदी तक पहुंचाएंगे, समझ गए? हमारी सेना वीर है, समझदार है, बिल्कुल भयभीत नहीं होना है आप सबको। और हमें सबको मिलकर मेवाड़ पे आक्रमण करना है और जीतना है ये युद्ध, समझ गए? महाराज राव सुरतन जी की, महाराज राव सुरतन जी की, महाराज राव सुरतन जी की, महाराज राव सुरतन जी की। राणा जी, हमें ऐसा लगता है कि राव सुरतन की सेना में इन मुगल सैनिकों की टुकड़ी भी अवश्य होगी। तो फिर उनको भी हमारे जुझारू सैनिकों की तलवारों से कटने के लिए तैयार रहना होगा रावत जी। जी राणा जी। महाराणा उदय सिंह की, महाराणा उदय सिंह की। यलगार हो! आक्रमण! रुक जाओ! रुको रुको रुको, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। यूसुफ जी, ये उदय सिंह जी रुक क्यों गए होंगे? क्या चल रहा होगा उदय सिंह जी के मस्तिष्क में? उदय सिंह जी, हमें तो लगा था कि हम यहाँ युद्ध भूमि में एक दूसरे के साथ युद्ध करने हेतु आए हैं, पर आप तो रुक गए। क्या मंशा है आपकी? हमारे साथ मिलकर आप प्रीति भोज करना चाहते हैं? राणा जी, आपके इस निर्देश से हम भी आश्चर्यचकित हैं। राव सुरतन सिंह, इससे पहले कि मेवाड़ और बूंदी के इस युद्ध में हम दोनों के सैनिक आपस में रक्त की होली खेलें, हम तुमसे अंतिम बार बात करना चाहते हैं। मात्र तुम और हम। उत्तर दीजिए, हम तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं राव सुरतन सिंह। बातचीत वो भी युद्ध भूमि के बीच में अकेले? क्या पता सबके सामने हमें उठा के पटक दिया तो? हम नहीं जाएंगे। बूंदी के साथ इस युद्ध से पहले हम अंतिम बार कूटनैतिक प्रयास करना चाहते हैं रावत जी। मुगलों की बातों में आकर बूंदी और मेवाड़ के बीच ये युद्ध राजपुताने के लिए शुभ नहीं है।
किंतु राणा जी, ये राव सूरतन इस योग्य नहीं है कि इसे समझाया जाए। देशद्रोही है ये। राणा जी, एक और आप इस समस्त राजपुताने को एकत्रित करने के लिए प्रयासरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर ये राव सूरतन, इसने अपनी समस्त सेना की कमान बैरम खान के विश्वस्त मुगल सेनापति यूसुफ खान के हाथ में दे रखी है। राणा जी, यदि इसी समय इस देशद्रोही राव सूरतन को तलवार से नहीं समझाया गया तो यकीन मानिए, राव सूरतन हमारे समस्त राजपुताने को इन मुगलों को बेच देगा। रावत जी, आपकी एक एक बात सत्य है, किंतु इस युद्ध से पहले हम अपनी अंतरात्मा की शांति के लिए एक प्रयास अवश्य करना चाहते हैं, ताकि आने वाला इतिहास ये न कहे कि एक राजपूत ने दूसरे राजपूत के साथ युद्ध से पहले पर्याप्त प्रयास नहीं किए। जी राणा जी। राव सूरतन सिंह, क्या उत्तर है तुम्हारा? यदि भीलों ने अपने जंगल में से मुगलों को निकलने दिया तो कुछ ही दिनों में पूरी की पूरी मुगल सेना चित्तौड़ के मुख्य द्वार पर होगी। उसके पश्चात चाहे हम जितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 40 सहस्त्र सैनिकों से सुसज्जित मुगल सेना, उसके सामने हमारी मुट्ठी भर मेवाड़ी सेना कुछ नहीं कर पाएगी। क्या सोच रहे हैं आप? याद है गुरुवर, आप ही ने हमें एक बार कहा था कि सेना चाहे कितनी बलशाली ही क्यों ना हो, कितनी विशाल ही क्यों ना हो, उसके संपूर्ण शक्ति का केंद्र बिंदु उसका सेनापति होता है। यदि वो सक्षम है तो सेना भी सक्षम होगी। जितना कुशल संचालक सेना का सेनापति होगा, उतनी ही सशक्त उसकी सेना भी होगी। कहा था ना आपने गुरु। हम आज भी इसी सिद्धांत पर अटल हैं। हम मुगल सेना को शक्तिशाली मानते हैं, इसलिए नहीं कि उसके पास 40 सहस्त्र सैनिक हैं, अपितु इसलिए कि उसका सेनापति बैरम खान है, जो इस समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, सर्वश्रेष्ठ युद्ध संचालक है। गुरुवर, यदि युद्ध क्षेत्र में पहुंचने से पहले बैराम खान को मार दिया जाए तो? ये तो स्तर है आपका। मुगल खेमे में घुसकर आप बैरम खान को मारने की योजना बना रहे हैं। ऐसी कल्पना करना, ऐसी योजना भी बनाना आत्मघाती योजना है, निसंदेह। किंतु गुरुवर, हम पकड़े जाने से पहले या मार दिए जाने से पहले बैरम खान को मारने में सफल हो गए तो हम अभी भी इस युद्ध की दिशा को हमारी सेना के पक्ष में मोड़ सकते हैं गुरुवर। इस समय हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।